हाँ जी, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 2D एरे बताया था। 2D एरे को कैसे यूज करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसे फंक्शन में पास करना है, कैसे फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये सारा हमारा कल हो चुका था। इसके साथ साथ मैंने आपको एक और प्रोग्राम भी बताया था जिसके अंदर हमने दो 2D एरेस को प्लस करके सम में ऐड किया था और सम को रिटर्न भी कराया था। तो इतना कल हमारा हो चुका था। इसके साथ साथ में कल मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था करने के लिए। कौन सा वाला प्रोग्राम दिया था? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। तो ये वाला जो प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिया है, एक बार इसको भी देखते हैं। नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक 2D एरे यूज हो रहा है और दोनों में रो भी है और कॉलम भी है। और जहां पे मैट्रिक्स फॉर्मेट आ जाता है वहां पे 2D लूप तो नेस्टेड लूप तो आएगा ही आएगा, जैसे आपके पैटर्न्स में आता था। राइट। तो एक तरह से वो रीजन है क्योंकि रो भी चाहिए और कॉलम की वैल्यू भी चाहिए। दोनों चीजों के लिए हमें नेस्टेड लूप्स लेने ही पड़ेंगे। तो आप लोगों को मैंने कल 2D में एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। ये वाला मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2D एरे। तो किसी का सॉल्व हुआ कल? आज होगा। भाई देखो यहाँ पर करना क्या था, फर्स्ट रो को सेकंड वाले एरे की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके क्या करना है, जैसे कि 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 7 से हो रहा है और तीनों को फिर हम क्या कर रहे हैं, प्लस करके इसका फर्स्ट एलिमेंट बना रहे हैं। सेम वे में 1 जो है वो 2 से हो रहा है, फिर 2 5 से हो रहा है और 3 8 से भी हो रहा है। और जिस जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन का उसको प्लस करके इसका सेकंड एलिमेंट बनाएंगे। फिर थर्ड वाले में भी ऐसा ही किया है, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 3 को किया 9 से और तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन आया उसको हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया। राइट। तो आप लोगों को ये करना है कि यहाँ पर आपको इसी तरह से लॉजिक बनाना है। तो कैसे बना, किसी का लॉजिक ट्राई किया किसी ने? चलो नोटबुक्स है सबके पास, अभी निकाल लो। तो फिर नोटबुक नहीं है तो अपने सिस्टम पे कर लो, नोटपैड पे या कोई तो एप्लीकेशन होगा ना उस पे कर लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ पर ट्राई करना है। तो आप लोगों को जितना भी ये आपको पोर्शन इसका दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मुझे आपके सिस्टम पे चाहिए। करना क्या है वो मैं बताती हूँ। ये ऐड कर दी? हाँ जी, ऐड कर दी नहीं, कुछ और ही करते हैं। अभी बताती हूँ। तो यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर यहाँ पर आपको दो मैट्रिक्स मिले हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक तो ए है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, इस तरह से वैल्यू है। जैसे कि लेट सपोज मैंने 1 स्टोर कराया, फिर 2 एंड फिर आपके पास आ गया 3। ऐसे ही यहाँ पर क्या आया, 4 आ गया, 5 आया और 6 आ गया।
तीसरी चीज यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये था 7 था, 8 और 9। अब ऐसे ही हमारे पास मान लो एक बी नाम का एरे भी है, जिसमें हमने अगेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करा रखा है। मतलब पहली लाइन में 1, फिर 2, 3, फिर दूसरी लाइन में हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 4, 5 एंड 6। थर्ड लाइन में आते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, 8 और 9। तो ये दो एरे बने हुए। अब हमें करना क्या है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एक सिंपल सा मुझे काम करके देना है। देखो वो क्या रहा है कि यहाँ पर हमने अगर इसे लिया तो मैं इस पूरे मैट्रिक्स को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये चीज हो रखी थी वहां पर। अब यहाँ पर आपको मुझे ये बताना है कि जैसे 1 है तो इसका रो कॉलम क्या है, क्या रो कॉलम है, 1 का क्या होगा, अगर मैं इसका मतलब एड्रेस निकालू, 0 0। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 से, तो दूसरे एरे में भी 0 0। ठीक है, ये करना है सबके। रो में तो सबका चाहिए, दूसरी रो में मुझे सिर्फ इसका चाहिए। ये 3 के एड्रेस निकाल लो, लॉजिक बनाना सिखा रही हूँ, इसी से लॉजिक निकालेंगे। ठीक है, तो इन सबके एड्रेसेस लिखो, किसमें क्या आ रहा है, क्या यूज हो रहा है, इसको देख के बताओ। जैसे मैंने लिखा 0 इंटू 0 0, ऐसे ही 2 का क्या आएगा, 0 1 इन, फिर किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 से, तो 4 आ रहा है फर्स्ट रो, 0 कॉलम, तो 1 0। फिर मल्टीप्लाई में 3 का क्या आ रहा है, 0 2 इंटू 2 0, ऐसे बाकी सबका करीब। हाँ जी, प्लस का साइन होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो रहे हैं, गलती से यहाँ पे स्टार आ गया, कोई नहीं, प्लस लगा दीजिए। हाँ जी, हो जाए तो बता देना, फिर आगे का कराऊंगी। हाँ जी, भाई जैसे फर्स्ट वाले का मैंने करके दिखाया है ऐसे ही आप बाकियों का करो। एड्रेस तो पता ही है ना सभी के, उसके अकॉर्डिंग करो। देखिए मैंने कहा ना, मैं लॉजिक बनाना सिखा रही हूँ। 1 0 का मतलब है फर्स्ट रो और 0 कॉलम, 2 0 का मतलब है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम।
क्योंकि हर वैल्यू की अपनी रो कॉलम होती है, तो हमें वही वाली वैल्यू को यहाँ पर लिखना है। सिर्फ मुझे शुरू के 4 चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आगे का अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पहली रो, और फिर सेकंड रो का फर्स्ट वाला। बस इतना चाहिए, इसी के बेस पे हम लॉजिक बना लेंगे। डन। और बाकी किसका हो गया? आपका हो गया ना। आपको एक काम और दे दी। अब आप ये देखो कि ए का जो रो है वो कब तक चेंज नहीं हुआ सब में। फर्स्ट 3 मल्टीप्लिकेशंस में ए का रो क्या है? और सेकंड वाले में, थर्ड वाले में भी एक है लिमिट। रो पूछिए, कॉलम नहीं पूछा। रो, रो होता है पहला वाला एड्रेस। जैसे कि यहाँ पर रो है 0, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, ऐसे बाकियों में भी देखो एक है। ऐसे ही ये वैल्यू कितने टाइम्स तक सेम है ये बता दें। फर्स्ट रो के लिए मतलब हमने किया था 3 बार। फर्स्ट रो के लिए तो वो तीनों बार का सेम था, जैसे 1 2 3 का 1 4 ऐसा कुछ मिला आपको? मिल गया ऑप्शन चारों का? ठीक है। अब सबको मैंने ना येलो से हाईलाइट किया हुआ है। अब ये देखो कि 0 कहाँ कहाँ तक आ रहा है, कितनी बार 0 आ रहा है। जो येलो में हाईलाइटेड है मतलब वो एक ही वैल्यू है, एक ही रो है। ठीक है, तो वो एक ही जो रो है वो कितनी बार तक सेम आ रही है? 9 टाइम्स। मतलब एक ही रो की वैल्यू 9 टाइम्स तक सेम रह रही है, राइट? तो जो एक ही रो की वैल्यू है वो 9 टाइम्स तक सेम रहेगी, 10th टाइम में आकर चेंज हो गई 1 1 1। अब ये 1 1 1 अगेन 9 टाइम्स तक सेम रहेगा, फिर 10th टाइम में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 टाइम्स तक सेम रहना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ए का जो कॉलम है उसको हाईलाइट करके देखते हैं वो कितनी बार बदल रहा है। 0 1 2, ये तो हर बार चेंज हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए का जो कॉलम वो एवरी टाइम चेंज हो रहा है। ओके, देखो नेस्टेड लूप्स तो लगने हैं, कितने लगने हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हमें ये पता है कि जो नेस्टेड लूप रहेगा और उसके अंदर जो सबसे अंदर का लूप होगा उसकी वैल्यू हम कहाँ यूज करेंगे? ए के कॉलम में यूज करेंगे, क्योंकि वो हर बार चेंज। ओके, इसके बाद अब आ जाओ बी के ऊपर। बी के अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है ये इसका रो क्या है? 0। ऐसे ही यहाँ पर जो बी का रो है वो क्या है? 1। यहाँ पे क्या है? 2। सेकंड वाले में बी का रो 0 पे रीसेट हो जाता है और फिर 1 और फिर 2 पे जाता है। सेम चीज यहाँ पर भी देखोगे, 0 1 और 2। अगर यहाँ पर आके देखेंगे तो 0 1 2, मतलब यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये भी हर बार बदल रही है। मतलब अगर हम कहें कि जो बी का रो है वो एवरी टाइम चेंज हो रहा है, मतलब जो वेरिएबल हम यहाँ यूज करेंगे वही यहाँ पर भी यूज करेंगे। अब आ जाओ बी के कॉलम के ऊपर। अब बी का कॉलम चेक करते हैं क्या आ रहा है? 0
यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, 3 टाइम्स तो 0 हो गया। यहाँ पर क्या है 1 1 1, यहाँ क्या है 2 2 2, राइट। अगेन अगली रो में आके 0 0 0, तो मतलब कितनी बार सेम रहता है? तो इसका मतलब इस प्रोग्राम में मुझे एक लूप चाहिए जो 9 बार चले, एक लूप चाहिए जो 3 बार चले, और एक लूप चाहिए जो हर बार चेंज हो। मतलब 3 लूप्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, राइट। कितने लूप दिख रहे हैं? 3 लूप, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जब इसका लूप बनाएंगे 20 बार, तो इसका मतलब एक मुझे बाहर लूप चाहिए होगा। मतलब सबसे अंदर वाले से स्टार्ट करते हैं। देखो एरे का लेंथ 3 है, मल्टीप्लीकेशन भी 3 है, इसका मतलब अंदर वाला लूप कम से कम 3 बार चलना चाहिए। 3 मल्टीप्लीकेशन थे ना, मल्टीप्लीकेशन कितने थे हर सेट में? 3 थे, तो ये 3 बार चलना चाहिए। तो मैं इसको इंट के ले लेती हूँ और के को 0 से लेकर के लेस देन 3 तक चला देती हूँ, और उसके बाद के को क्या कर देते हैं, प्लस प्लस कर देते, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास के का लूप तो चल गया, तो के हमारी वो एवरी टाइम वाली वैल्यू हो जाएगी जो हर बार बदल रही, राइट। अब एक और लूप लगा देते हैं 4 का कॉलम के लिए, इसके अंदर वैल्यू को भी 0 से लेकर, क्योंकि देखो हर चीज 3 बार चलने वाली है, तो 3 बार तो लूप चलेगा ही चलेगा। तो सी लेस देन 3, और फिर सी को क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, ये चीज आ गई। अब अगर हम देखें तो सी की वैल्यू 3 बार तक सेम रहेगी। जब तक के चल रहा है, के कितनी बार चला, 3 बार, तब तक सी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। जब के खत्म होगा तो सी इंक्रीमेंट होगा, तो चौथी बार में वैल्यू बदलेगी किसकी, सी की, राइट। तो मतलब ये 3 टाइम वाला काम करा सकता है, मतलब ये वाला हमारा किसका काम करवा सकता है, एवरी टाइम वाला। और ये वाला कौन सा काम करवा सकता है, 3 टाइम्स वाला। अब ये 3 3 कितना होता है, 9। मतलब मुझे एक और लूप चाहिए होगा यहाँ पर जो कि क्या करेगा, 9 टाइम्स तक वर्क रहेगा, मतलब सेम रहेगा। तो हम एक आर लूप ले लेंगे, 0 से सेट करके आर को लेस देन 3 चला देंगे और आर को प्लस प्लस कर देंगे। अब अगर देखा जाए तो ये वाला लूप कितनी बार चलने के बाद, मतलब कितनी बार तक इसकी वैल्यू सेम आएगी, 9 टाइम्स तक, क्योंकि 3 टाइम ये 3 टाइम ये, 3 3 जा 9, 9 तक सेम रहेगा। मतलब इसकी वैल्यू को हम वहां यूज कर सकते हैं जहां पे 9 टाइम्स वैल्यू चेंज हो। आया समझ में? तो ये तो हो गई लूप की बात। अब आते हैं एरे के ऊपर, मतलब हमें लॉजिक कुछ कुछ समझ तो आ ही गया है कहाँ पे क्या यूज करना है। अब आते हैं यहाँ पर, मान लो मैं एक एरे ले लेती हूँ जेड नाम से, और जेड के अंदर हम जो है एक 2D एरे बना देंगे न्यू इंट करके, कितने साइज का, 3 3 का, क्योंकि जितना साइज हमारा नॉर्मल वेरिएबल का होगा, मतलब जो हमारे एरे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उतना ही साइज इसका भी रखना है। और इसके अंदर अभी मैंने 3 by 3 के अकॉर्डिंग कराया, इसलिए मैं इसका भी आंसर 3 by 3 रखूँ। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, देखो अगर हम वापस आते हैं 1 सेकेंड के लिए अपने लॉजिक पे, तो यहाँ पे 1 1 मल्टीप्लाई हो रहे थे, फिर प्लस भी हो रहे थे, मतलब सम भी हो रहा है ना। तो सम होकर वापस ऐड भी हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सम नहीं लेंगे, हम यहाँ पर आकर क्या लेंगे, z के अंदर, जैसे हम इसको मान लेते हैं कि ये हो गई z की रो और ये हो गया z का कॉलम। तो अगर हम इस लूप के अंदर आएंगे तो यहाँ आके मुझे क्या करना है, z इक्वल टू, या ये कह लो z r और c इक्वल्स टू, जैसे हम सम में 0 नहीं लगाते थे, ऐसी 0 लगाते, क्योंकि रिपीटेडली प्लस होना है ना, डिफॉल्ट में रखेंगे नहीं तो गड़बड़ करेगा। और यहाँ आके अगर आप नॉर्मल किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे, प्लस भी कर रहे हो मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, तो क्या लिखोगे, z इक्वल्स टू z प्लस a मल्टीप्लाई b, यही लिखोगे। यही चीज हो रही है ना, प्लस भी हो रहा है मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अब पहली बार आएगा तो 0 में प्लस कर देगा जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, दूसरी बार आएगा जो दूसरा मल्टीप्लीकेशन है उसको पहले वाली वैल्यू में ऐड करेगा, तो यही काम करेगा। तो अब बस यहाँ पे हमें करना क्या है, क्योंकि ये एक एरे है तो इनके आगे क्या लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ओके। और अब यहाँ पर तो चलो आर और सी हमें पता
है आना ही आना है, क्योंकि भाई इनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ए के 0 वाली जगह पे हमने अभी ऊपर क्या देखा था भाई, कौन सी वैल्यू आनी है ए के रो में, 9 टाइम्स वाली, तो 9 टाइम्स वाला कौन है, आर। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी है इसके कॉलम में, एवरी टाइम वाली, तो एवरी टाइम वाला कौन है, सी की के। और बी के कॉलम में क्या आना, बी के रो वाले टाइम में क्या आना था, अब बताओ, आर। आर तो 9 बार के बाद चेंज हो रहा है, और बी की रो की वैल्यू एवरी टाइम चेंज हो रही है, एवरी टाइम कौन चेंज हो रहा है, और यहाँ पर सी आ जाएगा, क्योंकि 3 टाइम वाला चाहिए, बन गया लॉजिक। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक बनाना मल्टीप्लीकेशन का। तो लॉजिक का तरीका ध्यान रखोगे तो हमेशा बना पाओगे इसको, कभी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी चीज किस पर डिपेंड कर रही है, रो और कॉलम के ऊपर। ओके, तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो, अपने पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरे का लॉजिक बना सकते हो। समझ में आया, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, उसके ऊपर काम करेगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, एक बार आते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम के अंदर काम क्या करना है वो देखते हैं। साथ में ना मैं चैट बॉक्स ओपन कर देती हूँ। ओके, गुड। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं, एक फंक्शन और बना देते हैं किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब यहाँ पे हमें इतना तो आइडिया हो गया कि मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक कैसे बनाना है, राइट। और हम यहाँ पे एरे भी वापस भेजेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हम क्या करते हैं, 2D का साइन लगाते हैं इंट के साथ, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद हमें काम क्या करना है वो देखते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या लेना था, एक ए वाला एरे लेना है, कॉमा एक बी वाला एरे लेना है। 2D एरे का ऑप्शन आ गया। हाँ जी, 2D एरे मल्टीप्लीकेशन। बंडी वाले का मैं बता दूंगी, बाद में पूछ लेना जब भी लॉजिक पूछना उसका कोई डाउट वगैरह होगा। ये बंडी तो कल खत्म हो गया था, 2D स्टार्ट हो गया था आपका। हाँ तो बता दूंगी, बीच में थोड़ी बताऊंगी, बाद में पूछ लेना लास्ट में क्लास में। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में। अब देखो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, तो आपको एक और चीज का ध्यान में रखना है। तो एक काम करते हैं, ए की रो निकाल लेते हैं, कितनी रोज है ए में, ए डॉट लेंथ से पता चल जाएगा। और यहाँ पर ए का कॉलम निकालते हैं, और कॉलम कैसे पता चलेगा, ए। अब देखो सबके कॉलम तो सेम ही है, तो मैं 0 का निकालू या 1 का निकालू, सेम टू सेम आएगा। तो ए 0 डॉट लेंथ कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बी का भी रो निकाल लेते हैं, तो बी डॉट क्या लिखेंगे, लेंथ। ऐसे ही इंट बी का क्या निकालते हैं, कॉलम, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए 0 डॉट लेंथ। ए की जगह क्या लगा दो, बी 0। तो दोनों के रो कॉलम की हमने लेंथ निकाली। अब ये जो लेंथ आया है, इसको कंडीशन में चेक करो कि जो ए की रो है अगर वो इक्वल्स टू है, एक्चुअली में तो हमें बी का सिर्फ कॉलम चाहिए होता है। ओके, बी का क्या चाहिए होता है, सिर्फ कॉलम चाहिए होता है। उसी पे डिपेंड करता है कि क्या ले, लेकिन चलो अभी के लिए फिलहाल मैं इस प्रोग्राम में दोनों चीजें को ले रही हूँ। तो ए का रो बी के कॉलम के इक्वल होना चाहिए, और बी का रो इक्वल्स टू होना चाहिए ए के कॉलम के। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम प्रोग्राम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एल्स क्या बोल देंगे हम, number of rows and columns in both arrays should be same. Okay, and after that यहाँ आते हैं, और यहाँ आके अपना लॉजिक लगाते हैं। तो जो लॉजिक अभी हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इंट हम क्या लेंगे, आर इक्वल्स टू 0, आर लेस देन क्या ले लेंगे, ए डॉट लेंथ, और फिर आर को प्लस प्लस कर, फिर 4 ले लेते हैं, इंट सी इक्वल्स टू 0, सी लेस देन क्या आ जाएगा, ए
आर डॉट लेंथ, और फिर क्या ले लेंगे, सी प्लस प्लस। यहां आके एक और लूप लगा देते हैं, इन के इक्वल्स टू 0, के लेस देन ए डॉट लेंथ, और फिर के प्लस प्लस। तो इस वे में आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। अब जब यहाँ पर एरे आ गया, तो एरे बनाने से पहले एक काम और करना है, एरे क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि एक यहाँ पर जेड एरे बनाकर छोड़ सकते हो, और इसको इनिशियलाइज कब करोगे, जब आप यहाँ पे आओगे। तो यहाँ पे आके क्या करना है, जेड इक्वल्स टू क्या लिखना है, न्यू इंट, और इसमें अब ए का रो और ए का कॉलम जितना भी है उतनी लेंथ का एक एरे ऑटोमेटिक बन जाएगा। ओके, क्योंकि सेम ही रखनी है ना, डिफरेंट नहीं रख सकते, तो उसका वाला वैल्यू हमने उठा लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, मैंने क्या कहा था, क्योंकि जो सम वाला एरे होगा जेड, उसके आर और सी में हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0 भी सेट करना पड़ेगा पहले से। और फिर यहाँ पे आके क्या लिखेंगे, जेड आर सी इक्वल्स टू जेड आर सी प्लस, और उसके बाद क्या आएगा, ए, और ए के अंदर क्या आ जाएंगे, ब्रैकेट आएंगे, और फिर मल्टीप्लाई में बी के भी क्या आएंगे, ब्रैकेट्स आ जाएंगे। तो अभी जो लॉजिक हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग ए में क्या आना चाहिए था, फर्स्ट में आर, सेकंड वाले में क्या आना था, के, बी के अंदर आर की वैल्यू में क्या आएगा, के, और यहाँ क्या आएगा, सी। तो हमारा एरे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से एरे को लास्ट में आके रिटर्न करा। ठीक है। अब आपको अगर ये लग रहा हो कि यार जेड जो है ना, बाई चांस अगर मान लो रो कॉलम सेम नहीं हुआ, तो जेड तो तब भी रिटर्न होगा। तो खाली एरे अगर भेज रहे हैं, तो इसमें आप क्या डाल के रखो, पहले तो नल। नल का मतलब नो वैल्यू। अब प्रोग्राम बन गया हमारा मल्टीप्लीकेशन का। अब इस प्रोग्राम को अगर मुझे अपने प्रोग्राम से यहाँ से कॉल करना है, तो जैसे हमने बाकी के प्रोग्राम्स को कॉल किया था, वैसे ही इससे भी कॉल करें। तो यहाँ पर हम सस आउट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरे। यहाँ आकर सबसे पहले एफ डी डॉट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाले एरे को कॉल करें, और इसको हम क्या दे देंगे, एक तो देंगे x और दूसरा देंगे y, दो एरे जो हमारे कल बनाए थे हमने। और इसके बाद यहाँ पर हमारे को जब इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे, तो ये हमें रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा। तो आपको बस ये करना है कि यहाँ पर आकर एक नया एरे बन जाएगा z वाला, और फिर आप एफ डी डॉट क्या करो, डिस्प्ले कर लो, और यहाँ पे z को ले लो। ओके, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, अगर हम इसको रन करते हैं अभी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी वो चेक करते हैं। देखो पहला एरे आ रहा है, तो मैं इसके अंदर 3x3 का एरे बना देती हूँ, और इसके अंदर वैल्यूज जो है अभी मैं सिंपल सीक्वेंस रख रही हूँ। सेकंड वाले में भी मैं क्या कर देती हूँ, 3x3 का एरे ले लेती हूँ, और वैल्यूज में सिंपल सीक्वेंस रख। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। इसमें अगर आप देखते हो वैल्यू को, तो एक बार यहाँ आते हैं, तो देखो यहाँ पे 1 1 जा 1 हो रहा था, 2 4 जा 8, 3 7 जा 21, तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर 30 ही आएगा, इसको प्लस करेंगे तो आंसर 36 आएगा। तो यही आंसर हमें यहाँ पर भी मिलता है। ओके, विच मीन्स कि हमारा मल्टीप्लीकेशन लॉजिक सही से काम कर रहा है। ओके, तो इस फॉर्म में आपका क्या बनेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का लॉजिक बनेगा। इतना क्लियर है कैसे वर्क कर रहा है? इसको एक बार नोट डाउन करना है या फिर बाद में? पूरा प्रोग्राम ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जिसने कल की क्लास मिस किया उनको तो पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा कि 2D में काम कैसे हो रहा है ना। तो एक काम करना, इसको पढ़ लेना, समझ लेना, लेकिन दोबारा नहीं बताऊंगी मैं, वीडियो देख लेना। नॉर्मली बता देती हूँ, इस बार नहीं बताऊंगी। ये कल छुट्टी ही करनी चाहिए था ना, कल ले लेते क्लास एक बार, 1 घंटे की बात थी। तो जो लोग ऑनलाइन थे उनको नहीं बोल रही, जो बिल्कुल ही नहीं आए, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। हाँ, नहीं तुम तो ऑनलाइन थे कल, नहीं थे? अच्छा, चलो फिर तो तुम भी उसी कैटेगरी में हो।
ओके, चलिए कोई नहीं। यहाँ पर अभी हमने क्या करना था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स करना था। इसके साथ साथ आपका 2D एरे जो है वो खत्म हो जाता है। 2D एरे के बाद एक बार 3D एरे देखते हैं। 3D एरे काम कैसे करता है एक बार समझना है हमारे को, तो इसको एक बार देखेंगे प्रोग्राम। तो देखो, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या कहता है कि आप कितने भी डायमेंशन का एरे बना सकते हो, उसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एक 3D एरे बनाते हो तो भाई ये 2D एरे की तरह एक मैट्रिक्स ही बनाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ टेबल्स आ जाए। तो अगर आपको कभी एक 3D एरे का प्रोग्राम बनाना हो तो कैसे बनेगा प्रोग्राम, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई क्लास लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं 3D एरे। अब 3D एरे के अंदर हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्रिएट करना और डिस्प्ले करना देखेंगे, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा काम नहीं करना है। अभी बाई चांस करना पड़े उसके लिए बता रहे। तो यहाँ पे 3D एरे जो है, देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। 3D एरे में 3 डायमेंशन आते, और यहाँ पे आप जब पहली डायमेंशन देते हो तो ये आप बताते हो टेबल कि कितने टेबल चाहिए। दूसरे डायमेंशन में बताते हो कि रो कितनी चाहिए, मतलब हर टेबल में कितनी कितनी रोज आनी चाहिए, और हर रो में कितने कितने कॉलम आने चाहिए, वो यहाँ पर आता है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप इसको कभी भी बनाते हो तो ये आपको एक ही जैसे मल्टीपल टेबल्स बनाने के लिए अलाउ करता है। तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे 3 टेबल चाहिए, हर टेबल में 3 रोज चाहिए, और हर रो में कितने कितने कॉलम चाहिए, चलिए 2-2 कॉलम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना बढ़ाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी ना उस हिसाब से, तो अभी भी 18 वैल्यूज तो आ ही जाएंगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके लिए टास्क करना है। अब अगर मुझे यहाँ पर एक 3D एरे बनाना है तो 3D एरे के लिए हम यहाँ पर जैसे 1D एरे में 1 लूप आता था, 2D में 2 हो गए, 3D में 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक लूप आएगा टेबल के लिए, t इक्वल्स टू 0, t लेस देन क्या आ जाएगा, a डॉट लेंथ, मतलब अब जो है a डॉट लेंथ टेबल की लेंथ बताएगा। उसके बाद t को क्या करते रहना है, प्लस प्लस। अब क्योंकि मल्टीपल टेबल्स हो गए ना, तो मैं क्या करूंगी, साथ के साथ में टेबल का नंबर भी प्रिंट कराऊंगी ताकि पता चले कि हम किस में वैल्यू डाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेबल नंबर, और टेबल नंबर में मैं यहाँ पर टी को अगर प्रिंट कराऊंगी तो 0 देगा, तो हम क्या करते हैं t+1 करते हैं, तो 1 आ जाएगा। दूसरे वाले में 2 आएगा, तीसरे वाले में 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी आउटपुट आती रहेगी। फिर यहाँ पर आपको क्या लेना है, रो लेना है। अब जैसे कॉलम की लेंथ निकलती थी ना, वैसे ही रो की लेंथ निकलेगी 3D एरे में। तो यहाँ पर आपको बस लेना क्या है कि r को लेस देन a t डॉट लेंथ, मतलब इस टेबल में रो की कितनी लेंथ, और इसके बाद r क्या करेंगे, r को प्लस प्लस कर देंगे। फिर आ जाएगा कॉलम का लूप। तो इन c इक्वल्स टू 0, c लेस देन a t r डॉट लेंथ, मतलब यहाँ पे हमें 2 डायमेंशन के अकॉर्डिंग लेंथ निकालनी है। अब ऐसे ही होता है, जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ती हैं तो फर्स्ट डायमेंशन पे लेंथ आता है, बाकी के डायमेंशन में जैसे जैसे आगे जाएंगे बढ़ती जाएंगी वैल्यूज। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, c को प्लस प्लस करते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर कोई भी वैल्यू को यूजर से लेना है तो आप पहले तो मैसेज लगवा दो, एंटर वैल्यू। स्कैनर हमने नहीं लिया है तो स्कैनर को डिफाइन कर देते हैं। ओके, और अब यहाँ पर अगर इसमें हम वैल्यूज को इनपुट करवाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपका एक 3D एरे बन जाएगा। अब जब आपका 3D एरे बन जाएगा तो 3D एरे को प्रिंट भी करवाना है, तो भी हमें इसी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, 3D एरे को डिस्प्ले करा के देखते हैं। तो यहाँ पर हम काम क्या करेंगे, जब 3D एरे में आएंगे तो टेबल नंबर वगैरह तो प्रिंट हो ही रहा है, और रो कॉलम और टेबल तीनों का लूप लग रखा है ना। तो हम बस क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके अंदर वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की जगह प्रिंट ले लेते हैं, ए के अंदर टी, फिर आएगा आर, फिर आएगा सी। तीनों को इकट्ठे लेना पड़ेगा, मतलब डायमेंशन बढ़ गई ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर इसका एड्रेस देना होगा।
एंड इसके बाद जब कॉलम का लूप खत्म होगा तो हम क्या लेंगे, सिस आउट, प्रिंटलन देते रहेंगे। और जब एक टेबल खत्म होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश एन करके, ठीक है, वैसे तो हमने ऊपर प्रिंटलन यूज किया, चलिए फिर स्लैशिंग की जरूरत नहीं है, सिंपली डैश वाली लाइन। तो ये हमारा एरे थी, सेव कर देते हैं। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स बनने वाले हैं। तो यहाँ पे टेबल नंबर 1 के अंदर वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे आप अगर वैल्यूज को लेते हो, टेबल 1 नंबर 1 हो गया, अब आ गया टेबल नंबर 2। तो टेबल नंबर 1 के बाद टेबल नंबर 2 के अंदर भी हम वैल्यूज को इनपुट करा देते हैं। अब आ गया टेबल नंबर 3। तो टेबल नंबर 3 के अंदर हम यहाँ पे वैल्यूज को इनपुट करवाएंगे। तो तीनों के तीनों टेबल प्रिंट हो रहे। ओके, तो इस तरीके से आपके पास क्या आएगा, एक 3D एरे बनता है। तो 3D एरे और कुछ नहीं है, 2D का एक्सटेंशन ही। ठीक है, जैसे 2D में एक टेबल बनता था, 3D में मल्टीपल टेबल्स बनते हैं, बस इतना डिफरेंस आता है। अब जैसे कि 3D है ना, ऐसे 4D भी होता है। ठीक है, प्रोग्राम नहीं बना रही, कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, प्रोग्राम तुम लोग बना देता। फंक्शन बना लो, जैसे नेस्टेड लूप बनते हैं ना, ऐसे नेस्टेड फंक्शन भी बन जाते हैं, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। अब देखो 3D में क्या होता है, अभी हमने ये देखा कि 3D में एक ही तरह के मल्टीपल टेबल्स बन रहे हैं। 4D में एक ही तरह के जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं वो बन जाएंगे, मतलब हर स्ट्रक्चर में 3-3 टेबल आ रहे हैं, या जितने भी आपने बना रखे। ऐसे ही 4D के बाद 5D अगर कभी आता है, तो ये जो एक लाइन का स्ट्रक्चर था जिसमें 3-3 टेबल थे, तो 5D में उतने उतने टेबल बढ़ जाते हैं। ओके, तो अगर आप इसके बाद 6D में जाते हो, मतलब देखो 5D में क्या हो गया, 3 मैंने लाइंस बना दी, हर लाइन में 3-3 क्या है, स्ट्रक्चर है, और हर स्ट्रक्चर में 3-3 टेबल है। ऐसे ही 6D में जाओगे तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक बन गया, और ऐसे ही कितने और चाहिए। ये होता है मल्टी डायमेंशन एरे। अब मुझे 5D एरे का प्रोग्राम कौन बनाकर भेजेगा, कोई नहीं बनाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 5D कैसे बनेगा, 4D कैसे बनेगा। बाई चांस कभी बनाना पड़े तो बताया ना यार, 5 लूप लगाने हैं या 4 लूप लगाने पड़ेंगे,